7 चरणों की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। कहा कि 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने डाले वोट। प्रधानमंत्री ने देश में जारी भीषण गर्मी और मानसून के शुरू होने से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। आग की घटनाओं को रोकने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री ने चक्रवात रेमल के प्रभाव की भी समीक्षा की। और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतगणना 4 जून को। चुनावी ड्यूटी में शामिल अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। देखिए पूरे दिन सटीक विश्लेषण, सही जानकारी सिर्फ डीडी हरियाणा पर, जहां आपको मिलेगी हरियाणा और चंडीगढ़ की हर सीट का पूरा अपडेट। सबसे सटीक और विश्वसनीय नतीजे पूरे दिन सिर्फ डीडी हरियाणा पर। कौन पड़ेगा किस पर भारी? हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी 11 सीटों पर रहेगी विशेष नजर। देंगे पल पल के अपडेट और साथ ही होगा हर सीट का विश्लेषण। सात चरणों की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 642 मिलियन वोटर्स ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। महिला वोटर्स को बड़ी संख्या में वोट देने के लिए बधाई दी। मतदान के दौरान विश्व रिकॉर्ड बना है। उन्होंने कहा कि 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। हमने महिलाओं की गरिमा का सम्मान रखा है। बुजुर्गों के घर घर जाकर उनका वोट लिया। 64 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने मतदान किया। 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this we feel is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters. By this, I would ask all of you to join and hand. These are all our voters. So we thank you all. उन्होंने कहा कि 94 विशेष पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 85 से ऊपर के वोटर्स ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाले। चुनाव में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जारी भीषण गर्मी और मानसून के शुरू होने से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की कल अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि आईएमडी के पूर्वानुमानों के अनुसार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। इस वर्ष देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य से अधिक तथा प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि आग की घटनाओं को रोकने और उससे निपटने के लिए नियमित आधार पर उचित अभ्यास किया जाना चाहिए। अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा की समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जंगलों में अग्नि रेखा के रखरखाव और बायोमास के फलदायी उपयोग के लिए नियमित अभ्यास की योजना बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को जंगल की आग की समय पर पहचान और उसके प्रबंधन में वन अग्नि पोर्टल की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक और एनडीएमए के सदस्य सचिव के साथ साथ पीएमओ और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल चक्रवात रेमल के प्रभाव की भी समीक्षा की है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को प्रभावित राज्यों पर चक्रवात के प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ के कारण हुई जानमाल की हानि और घरों तथा संपत्तियों को हुए नुकसान के बारे में भी चर्चा की गई। आवश्यकता के अनुसार एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं।
टीमों ने लोगों को सुरक्षित निकालने, एयरलिफ्टिंग करने और सड़क साफ करने के अभियान को चलाया है। बैठक के दौरान गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ नियमित संपर्क में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार चक्रवात से प्रभावित राज्यों को पूरा सहयोग देना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय को स्थिति पर नजर रखने और स्थिति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया ताकि पुनर्स्थान के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतगणना 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे शुरू होगी। मतगणना राज्य के सभी 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 90 मतगणना केंद्रों के साथ साथ करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए स्थापित मतगणना केंद्र पर होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मतगणना प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। उन्होंने बताया कि मतगणना से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 0172 1950, कंट्रोल रूम टेलीफोन 0172 270 1362 तथा ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है। चुनावी ड्यूटी में शामिल अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि वोटों की रिकॉर्डिंग या गिनती में शामिल प्रत्येक अधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्तियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखनी होगी। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि चुनाव संचालन से जुड़ा कोई भी अधिकारी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे किसी उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना बढ़े। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा और ये पत्र प्रधानमंत्री ने 1 जून को कन्याकुमारी में 45 घंटे की अपनी साधना के पश्चात दिल्ली वापस लौटते हुए हवाई जहाज में लिखा था। प्रधानमंत्री ने पत्र के माध्यम से संदेश दिया कि कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प निकले हैं। उन्होंने इस पत्र में लिखा कि लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव 1 जून को पूरा हो गया। 2024 के इस चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने। पीएम ने लिखा कि अमृतकाल के इस प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया। मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कोरोना काल का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जब गरीब और विकासशील देशों को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन भारत के सफल प्रयासों से तमाम देशों को हौसला भी मिला और सहयोग भी मिला। इस पत्र में प्रधानमंत्री ने देश के गवर्नेंस मॉडल का भी जिक्र किया। पीएम ने लिखा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिए मिसाल बन गया है। सिर्फ 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना अभूतपूर्व है। पीएम ने लिखा कि भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने में, पारदर्शिता लाने में, उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। भारत में सस्ता डाटा आज सूचना और सेवाओं तक गरीबों की पहुंच सुनिश्चित करके सामाजिक समानता का माध्यम बन रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने पत्र में G20 का भी जिक्र किया। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से कल मिलने पहुंचा और आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने आयोग के सामने 4 मांगे रखी हैं। निर्वाचन सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनको इसके बारे में जानकारी भी साझा की। भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल निर्वाचन आयोग और उनके कमिश्नर्स को मिला और हमने 4 मांगे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की हैं। सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए। भारत की लोकप्रिय भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने मई में 20.45 ट्रिलियन रुपए के 14.04 बिलियन लेन देन का नया कीर्तिमान स्थापित किया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में कहा गया है कि मई के आंकड़े 2023 में इसी महीने की तुलना में मात्रा में 49% और मूल्य में 39% अधिक हैं। अप्रैल 2016 में यूपीआई चालू होने के बाद से मई के वर्तमान आंकड़े मूल्य और मात्रा के हिसाब से सबसे अधिक हैं।
वहीं तत्काल भुगतान सेवा लेन देन की मात्रा मामूली रूप से 1.45% बढ़कर मई में 558 मिलियन हो गई, जबकि अप्रैल में ये 550 मिलियन थी। मूल्य के संदर्भ में ये मई में 2.36% बढ़कर 6.06 ट्रिलियन रुपए हो गया, जो अप्रैल में 5.92 ट्रिलियन रुपए था। मई के आंकड़ों में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में मात्रा में 12% और मूल्य में 15% की वृद्धि देखी गई। 3 जून को पूरे विश्व में आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे का उद्देश्य दुनिया भर में साइकिलिंग के फायदों में लोगों को जागरूक करना है। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और साइकिल चलाना पसंद करते हैं तो ये दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शारीरिक फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक भावना को बढ़ावा देना है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में युवाओं का ग्रुप नियमित साइकिलिंग करता है। दमन के समुद्र किनारे राम सेतु पर यह नज़ारा रोज सुबह देखने को मिल जाता है। इसके साथ वादी का ग्रुप प्रत्येक रविवार को 100 किलोमीटर से भी अधिक साइकिल चलाता है। साइकिल दिवस की मैं आपको और तमाम जो भी साइकिलिस्ट है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। ये जो साइकिलिंग है तो सबसे फास्ट वेट लॉस का एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, प्लस बॉडी स्लिमिंग के लिए इससे ज़्यादा फायदा आपको कहीं। यही संदेश देना चाहते हैं कि आप कुछ न कुछ करिए। मतलब मैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हमने भी जब शुरुआत की थी तब हमने 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर करके ही की, तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़े और अच्छा खासा ग्रुप बनाया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पश्चिम, उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कल तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी की स्थिति इस 4 जून तक चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ओडिशा में भी रहेगी। मौसम विभाग ने देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर देश में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण देश में अगले 7 दिनों के दौरान केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। वहीं उत्तर देश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 5 दिनों में इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। पंजाब राजभवन में कल तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने समारोह की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के विविध सांस्कृतिक ताने बाने का प्रदर्शन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के कलाकारों ने ढीमसा, लंबाड़ी, बथुकम्मा और दप्पू नृत्य सहित सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। प्रशासक ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें खुशी है कि तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ लघु भारत का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ सभी राज्यों के लोग रहते हैं, इसलिए चंडीगढ़ भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं। राज्य स्थापना दिवस पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हर जगह आयोजित किए जाने चाहिए। पुरोहित ने दोहराया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत राज्यों के लोगों के बीच आपसी परिचय, एकता की भावना, विविध परंपराओं, कला, संस्कृति, वेशभूषा और खाद्य पदार्थों के आदान प्रदान के बारे में है। हर राज्य की एक अलग पहचान है और राज्यों की विविधता में एकता ही भारत की ताकत है। इतनी विविधता के बावजूद भी हम एक हैं, वही भारत की विशेषता है। इस अवसर पर राज्यपाल ने राजस्थान के झूमर, दक्षिण भारत के भारतनाट्यम को याद किया, जो पिछले अवसरों पर राजभवन में प्रस्तुत किए थे। अंत में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी के कलाकारों और उनके गुरुओं के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी है और कहा कि देश के विकास में तेलंगाना के योगदान पर हर भारतीय को गर्व है। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। देखिए पूरे दिन सटीक विश्लेषण, सही जानकारी सिर्फ डीडी हरियाणा पर, जहां आपको मिलेगी हरियाणा और चंडीगढ़ की हर सीट का पूरा अपडेट। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक और विश्वसनीय नतीजे पूरे दिन सिर्फ डीडी हरियाणा पर। कौन पड़ेगा किस पर भारी? हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी 11 सीटों पर रहेगी विशेष नजर। देंगे पल पल के अपडेट और साथ ही होगा हर सीट का विश्लेषण।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।